भारत, एक ऐसी धरती जहां समय सिर्फ बीतता नहीं बल्कि परतों में जमता चला जाता है। यहाँ हर पत्थर के नीचे कोई कहानी सोई हुई है। हर खंडहर के पीछे एक साम्राज्य की सांसें दबी हुई हैं। जंगलों में छिपे टूटे मंदिर, पहाड़ों में काटी गई असंभव गुफाएं और रेगिस्तान में दबी शहरों की राख, ये सब मिलकर उस इतिहास की ओर इशारा करते हैं जिसे हमने किताबों में कभी पूरा नहीं पढ़ा। कुछ सभ्यताएं युद्धों में मिट गईं, कुछ पानी के बिना सूख गईं और कुछ ज्ञान की आग में जलकर राख बन गईं। लेकिन उनके निशान आज भी मौजूद हैं, चुपचाप सवाल पूछते हुए। तो चलिए अब समय की धारा के विपरीत चलते हैं और भारत की उन खोई हुई सभ्यताओं की यात्रा शुरू करते हैं जहां अतीत आज भी पत्थरों के भीतर सांस लेता है। नंबर 1, रामप्पा मंदिर। तैरते पत्थरों से बना 800 साल पुराना रहस्य। तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, भारत की उन विरासतों में से एक है जहां विज्ञान, कला और धैर्य एक साथ पत्थर बनकर खड़े हैं। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के राजा गणपति देव के शासनकाल में आरंभ हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 40 वर्ष लगे। यह अपने आप में असामान्य है क्योंकि अधिकांश प्राचीन मंदिर अपेक्षाकृत कम समय में बनाए गए, लेकिन यहाँ हर पत्थर को ऐसे तराशा गया जैसे समय की कोई सीमा ही ना हो। इस मंदिर का नाम किसी राजा या देवता पर नहीं बल्कि इसके मुख्य शिल्पकार रामप्पा पर रखा गया, जो भारतीय इतिहास में बहुत दुर्लभ सम्मान है। रामप्पा मंदिर की सबसे चौंकाने वाली विशेषता इसकी छत में प्रयुक्त हल्के पत्थर हैं, जिन्हें स्थानीय लोग तैरने वाले पत्थर कहते हैं। ये पत्थर सामान्य ग्रेनाइट जैसे नहीं हैं, बल्कि इनमें हवा भरी सूक्ष्म संरचना है, जिसके कारण ये पानी पर तैर सकते हैं। इस तकनीक ने मंदिर को भूकंप और समय के प्रभाव से बचाए रखा है। 800 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इसकी संरचना लगभग अक्षुण्ण है। मंदिर के भीतर और बाहर की मूर्तियां इतनी सूक्ष्म हैं कि कई आकृतियां दूर से देखने पर साधारण लगती हैं, लेकिन पास जाकर देखने पर उनमें कई परतों में उकेरी गई भावनाएं और गतियां दिखाई देती हैं। नर्तकियों की मूर्तियां ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे अगले ही क्षण जीवित होकर थिरकने लगेंगी। रामप्पा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत में स्थापत्य केवल आस्था पर नहीं बल्कि गहन वैज्ञानिक समझ पर आधारित था। यही कारण है कि आज भी यह मंदिर आधुनिक इंजीनियरों और इतिहासकारों के लिए एक खुली चुनौती बना हुआ है। नंबर 2, अक्षरधाम मंदिर। बिना स्टील के खड़ा आधुनिक युग का प्राचीन चमत्कार। दिल्ली के यमुना तट पर स्थित अक्षरधाम मंदिर पहली नजर में देखने पर भले ही आधुनिक काल की रचना लगे, लेकिन इसकी आत्मा पूरी तरह प्राचीन भारतीय परंपरा में रची बसी है। इस विशाल मंदिर परिसर का निर्माण 21वीं सदी की शुरुआत में हुआ। फिर भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें स्टील, लोहे या कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया गया। लगभग 6000 टन गुलाबी बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित यह संरचना पारंपरिक स्थापत्य नियमों पर आधारित है, जिनका प्रयोग हजारों वर्ष पहले मंदिर निर्माण में किया जाता था। इतने कम समय में इतना विशाल और जटिल ढांचा खड़ा होना अपने आप में एक असाधारण घटना है। अक्षरधाम मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर 20,000 से अधिक मूर्तियां और नक्काशियां उकेरी गई हैं। ये केवल सजावट नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, जीवन दर्शन, पशु पक्षियों और मानव भावनाओं का पत्थरों में दर्ज इतिहास है। भारी भरकम पत्थर के स्तंभ, जिनमें से कुछ का वजन कई दर्जन टन है, पारंपरिक जोड़ तकनीक से एक दूसरे में फंसाए गए हैं। यही कारण है कि यह मंदिर हल्के भूकंपों को सहने की क्षमता रखता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित स्वामी नारायण की प्रतिमा एक ही पत्थर से तराशी गई है, जो शांति और संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। अक्षरधाम केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह इस विचार को जीवित करता है कि आधुनिक युग में भी प्राचीन तकनीकों और सिद्धांतों को अपनाकर दीर्घकालिक संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। तेज रफ्तार निर्माण और अल्पकालिक सोच के इस दौर में
अक्षरधाम एक मौन संदेश देता है कि स्थायित्व केवल सामग्री से नहीं बल्कि दृष्टि और अनुशासन से जन्म लेता है। नंबर 3, इंडिया गेट, युद्ध की यादों में छिपी पत्थरों की विरासत। दिल्ली के हृदय में स्थित इंडिया गेट भारतीय इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है और यह न केवल एक पर्यटन स्थल है बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जिसमें देश की शौर्य गाथाएं और बलिदान की कहानियां खुदी हुई हैं। यह विशाल प्रेरणा स्तंभ मूल रूप से ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था और इसका निर्माण उन भारतीय सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और अफगानिस्तान की तीसरी शाखा में अपनी जान दी थी। 1931 में पूरा हुआ यह स्मारक 138 फुट ऊंचा है और लाल बलुआ पत्थर तथा कंक्रीट की बनावट में यूरोपीय तथा इंडियाई स्थापत्य का मिश्रण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इंडिया गेट की खास बात यह है कि इसके नीचे स्थित अमर जवान ज्योति हमेशा जलती हुई एक लौ की तरह विद्यमान रहती है, जो उन अनगिनत जवानों की याद दिलाती है जिनका बलिदान देश की आजादी और सम्मान के लिए अनमोल था। हर साल लगभग 15 मिलियन से अधिक पर्यटक इस ऐतिहासिक स्थल पर आते हैं, जिससे यह दिल्ली के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक बन गया है। दिल्ली की गर्मियों में जब तापमान ऊंचा होता है, तब भारत गेट की उपयोग की गई विशेष ग्रेनाइट पत्थर की ऊष्मा परावर्तन संरचना आसपास का तापमान 5 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम कर सकती है। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो शायद सामान्य आगंतुकों की नजरों से छूट जाता है। रात के समय जब संपूर्ण संरचना को विशेष प्रकाश व्यवस्था से रोशन किया जाता है, तो इंडिया गेट अस्तित्व में कहीं अधिक जीवंत प्रतीत होता है, जैसे इतिहास और वर्तमान एक साथ सांस ले रहे हों। भारत के नागरिकों और आगंतुकों के लिए यह केवल एक इमारत नहीं है, यह एक सांस्कृतिक प्रतीक है, देश की स्वतंत्रता, वीरता और उन अनगिनत वीरों की याद का अविभाज्य हिस्सा। नंबर 4, एलिफेंटा गुफाएं, एक ही चट्टान में उकेरा गया त्रिमूर्ति का रहस्य। मुंबई के तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में स्थित एलिफेंटा द्वीप पर बनी एलिफेंटा गुफाएं प्राचीन भारत की शिल्पकला और प्रतीकात्मक सोच का अद्भुत प्रमाण है। इन गुफाओं को ठोस बेसाल्ट चट्टान को काटकर बनाया गया था, जहां पत्थर जोड़ने, सीमेंट या किसी सहायक सामग्री का उपयोग नहीं किया गया। पूरा परिसर मानो एक ही चट्टान से जन्मा हो। इस स्थल की सबसे प्रसिद्ध कृति त्रिमूर्ति प्रतिमा है, जो शिव के 3 स्वरूपों को एक साथ दर्शाती है। लगभग 6 मीटर ऊंची यह प्रतिमा इतनी संतुलित और अनुपातबद्ध है कि आज भी आधुनिक मूर्तिकार इसकी ज्यामिति को समझने का प्रयास करते हैं। एलिफेंटा की मूर्तियों की विशेषता केवल आकार नहीं, बल्कि उनमें छिपी गहराई है। दूर से देखने पर चेहरे शांत और स्थिर प्रतीत होते हैं, लेकिन पास जाकर देखने पर भावों की सूक्ष्म परतें स्पष्ट होती हैं। प्रकाश और छाया का उपयोग इस तरह किया गया है कि दिन के अलग अलग समय में मूर्तियों के भाव बदलते हुए प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि प्राचीन शिल्पकारों को सूर्य की गति और प्राकृतिक रोशनी का गहरा ज्ञान था। इतिहास का एक कठोर पक्ष भी इस स्थल से जुड़ा है। जब पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार किया, तो उन्होंने कई मूर्तियों को निशाना बनाकर क्षति पहुंचाई। इसके बावजूद जो शेष बचा है, वह आज भी अपनी भव्यता बनाए हुए है। एलिफेंटा गुफाएं केवल धार्मिक स्थल नहीं हैं, बल्कि यह प्रमाण है कि प्राचीन भारत में कला और दर्शन को पत्थरों में इस तरह उकेरा जाता था कि वे सदियों बाद भी प्रश्न खड़े करें। यही कारण है कि आज भी यह स्थल इतिहासकारों और दर्शकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नंबर 5, अजंता गुफाएं। 1000 वर्षों तक जंगल में छिपी रंगों की सभ्यता। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों की एक शांत घाटी में स्थित अजंता गुफाएं प्राचीन भारत की उस कला परंपरा का सजीव प्रमाण है, जहां पत्थर केवल ढांचा नहीं बल्कि कथा बन जाता है। ये गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी तक क्रमिक रूप से निर्मित की गईं।
और पूर्णतः ठोस बेसाल्ट चट्टान को काटकर बनाई गई। कुल 30 गुफाओं के इस समूह में विहार और चैत्य दोनों प्रकार की संरचनाएं मिलती हैं, जो भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और उपासना के लिए थीं। अजंता की सबसे अद्भुत विशेषता इसकी भित्तिचित्र परंपरा है। प्राकृतिक खनिज रंगों से बनी ये चित्रकृतियां आज भी जीवंत दिखाई देती हैं, मानो समय ने उन्हें छुआ ही न हो। इन चित्रों में जीवन के दृश्य, राजदरबार, यात्राएं, करुणा, त्याग और मानवीय भावनाएं इतनी सूक्ष्मता से उकेरी गई हैं कि हर चेहरा एक अलग कहानी कहता है। रंगों की परतें, रेखाओं का संतुलन और आकृतियों की गतिशीलता यह संकेत देती है कि कलाकारों को रसायन, प्रकाश और अनुपात का गहरा ज्ञान था। इतिहास बताता है कि अजंता का परित्याग धीरे धीरे हुआ और फिर यह स्थान लगभग 1000 वर्षों तक जंगलों में खोया रहा। 1819 में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा आकस्मिक खोज ने इस भूले हुए संसार को फिर से प्रकाश में ला दिया। हैरानी की बात यह है कि बिना आधुनिक औजारों और बिना किसी लिखित नक्शे के प्राचीन कारीगरों ने इतनी सटीक दिशा संरेखण और संरचनात्मक स्थिरता कैसे प्राप्त की, यह आज भी शोध का विषय है। अजंता गुफाएं यह केवल धार्मिक या कलात्मक धरोहर नहीं हैं, वे उस सभ्यता की साक्षी हैं जहां सौंदर्य, विज्ञान और अध्यात्म एक ही शिला में एक साथ सांस लेते थे। नंबर 6, एलोरा और कैलाश मंदिर। ऊपर से नीचे काटा गया असंभव स्थापत्य। महाराष्ट्र की शुष्क पहाड़ियों में स्थित एलोरा गुफाएं प्राचीन भारत की तकनीकी कल्पना की चरम सीमा को दर्शाती है। इस परिसर की सबसे अद्भुत कृति कैलाश मंदिर है, जिसे गुफा संख्या 16 के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर ईंट, पत्थर जोड़ या किसी बाहरी सामग्री से नहीं बना, बल्कि एक ही ठोस बेसाल्ट पर्वत को काटकर निर्मित किया गया। निर्माण की पद्धति ऊपर से नीचे थी। पहले शिखर, फिर दीवारें, फिर आंतरिक कक्ष। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक भी गलती पूरे प्रकल्प को नष्ट कर सकती थी। अनुमान है कि लगभग 46,000 घन मीटर चट्टान काटकर निकाली गई, जो करीब 2 लाख टन पत्थर के बराबर है। हैरानी की बात यह है कि यह सारा मलबा कहां गया, इसका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला। मंदिर का अनुपात, सम्मिति और अलंकरण इस तरह संतुलित हैं कि यह स्वतंत्र भवन जैसा प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में वह पर्वत का ही हिस्सा है। स्तंभों की दूरी, मंडपों का फैलाव और शिखर की ऊंचाई, सब कुछ एक अदृश्य गणित से बंधा हुआ दिखता है। कैलाश मंदिर के भीतर उकेरी गई मूर्तियां केवल सजावट नहीं, बल्कि संरचना का भार वहन करने वाले तत्व भी हैं। यह दर्शाता है कि शिल्पकारों को भार वितरण और स्थिरता का गहरा ज्ञान था। प्रकाश का प्रबंधन इस तरह किया गया है कि दिन के अलग अलग समय में गर्भगृह और प्रांगण में छाया प्रकाश की नाटकीयता बदलती रहती है। एलोरा केवल एक धार्मिक परिसर नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि प्राचीन भारत में कल्पना और गणना साथ साथ चलती थीं। आज भी वैज्ञानिक और अभियंता इस प्रश्न से जूझते हैं कि बिना आधुनिक औजारों के इतनी सटीकता कैसे संभव हुई, और यही रहस्य एलोरा को कालातीत बनाता है। नंबर 7, धोलावीरा। रेगिस्तान में जन्मी जल प्रबंधन की महान सभ्यता। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उन्नत और रहस्यमय नगरों में गिनी जाती है। लगभग 4,500 वर्ष पहले बसाई गई यह नगरी उस समय अस्तित्व में थी जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मानव बुनियादी जीवन से आगे नहीं बढ़ पाया था। धोलावीरा का सबसे चौंकाने वाला पक्ष इसकी नगर योजना है, जो आज की आधुनिक योजनाबद्ध शहरों से भी अधिक अनुशासित और वैज्ञानिक प्रतीत होती है। यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से शुष्क और जल संकट ग्रस्त है, फिर भी धोलावीरा के निवासियों ने जल को जीवन का केंद्र बनाकर एक अद्वितीय प्रणाली विकसित की। पूरे नगर में 16 विशाल जलाशय बनाए गए थे, जिन्हें केवल पत्थरों से तराशकर निर्मित किया गया। वर्षा जल और भूमिगत जल को एकत्र करने, शुद्ध करने और नियंत्रित रूप से वितरित करने की यह व्यवस्था इतनी सटीक थी कि आज के इंजीनियर भी इसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पत्थरों के जोड़ इस तरह बनाए गए थे कि बिना किसी गाड़े के भी वे रिसाव को रोकते थे।
धोलावीरा की एक और अनोखी खोज यहाँ मिला विशाल शिलालेख है, जिसमें सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर उकेरे गए हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा झात हड़प्पा लिपि शिलालेख, लेकिन विडंबना यह है कि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। यह नगर प्रशासन, भाषा और सामाजिक संरचना को लेकर कई अनुत्तरित प्रश्न छोड़ जाता है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास जलवायु परिवर्तन और लगातार पड़ते सूखे ने इस समृद्ध नगर को धीरे धीरे निर्जन कर दिया। लोग इसे छोड़कर चले गए और धोलावीरा रेत में दब गई। 1967 में हुई खुदाई ने इस खोई हुई सभ्यता को फिर से दुनिया के सामने ला खड़ा किया। धोलावीरा आज भी इस बात की गवाही देती है कि प्राचीन भारत में विकास का अर्थ केवल इमारतें नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन था। नंबर 8, नालंदा विश्वविद्यालय, जहां ज्ञान की आग महीनों तक जलती रही। बिहार की धरती पर स्थित नालंदा महाविहार को विश्व का पहला संगठित उच्च शिक्षा केंद्र माना जाता है। 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक सक्रिय रहा यह विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण स्थल नहीं, बल्कि एक विशाल बौद्धिक नगर था, जहां एशिया के कोने कोने से विद्यार्थी और विद्वान ज्ञान की खोज में आते थे। यहां अध्ययन केवल धर्म तक सीमित नहीं था। गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और व्याकरण जैसे विषयों की गहन शिक्षा दी जाती थी। नालंदा की सबसे अद्भुत संरचना इसकी पुस्तकालय व्यवस्था थी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। यह पुस्तकालय 3 विशाल भवनों में फैला हुआ था, जिनमें लाखों पांडुलिपियां संग्रहित थीं। कहा जाता है कि जब नालंदा पर आक्रमण हुआ और पुस्तकालय में आग लगी, तो वह आग लगातार कई महीनों तक जलती रही। यह केवल कागज की नहीं, बल्कि सदियों के संचित ज्ञान की अग्नि थी। विश्वविद्यालय का परिसर लगभग 14 हेक्टेयर में फैला था, जिसमें 11 मठ और कई भव्य मंदिर थे। भूमिगत गलियारों और सुव्यवस्थित प्रांगणों से जुड़ा यह परिसर अपने समय से कहीं आगे की योजना को दर्शाता है। नालंदा में शिक्षा प्रणाली संवाद और तर्क पर आधारित थी। छात्रों को केवल ज्ञान ग्रहण करने वाला नहीं, बल्कि प्रश्न करने वाला बनाया जाता था। यही कारण है कि यहां से निकले विद्वानों का प्रभाव चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। परंतु 12वीं शताब्दी के अंत में हुए विनाश ने इस ज्ञान केंद्र को खंडहर में बदल दिया। आज नालंदा के अवशेष मौन हैं, लेकिन वे यह प्रश्न छोड़ जाते हैं कि जब ज्ञान का ऐसा प्रकाश स्रोत नष्ट हुआ, तो मानव इतिहास ने कितना कुछ खो दिया। नालंदा केवल अतीत नहीं, बल्कि चेतावनी है कि सभ्यताओं का पतन तलवार से नहीं, अज्ञान से होता है। नंबर 9, बोधगया और महाबोधि मंदिर। ज्ञान की अनुभूति से बदली मानव चेतना। बिहार में फल्गु नदी के तट पर स्थित बोधगया मानव इतिहास के उन विरले स्थलों में से है, जहां एक व्यक्ति के आत्मबोध ने पूरी दुनिया की सोच को नया मार्ग दिया। यही वह स्थान है जहां सिद्धार्थ गौतम ने कठोर साधना के बाद बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। यह घटना केवल धार्मिक नहीं थी, बल्कि मानव चेतना के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी, जिसने करुणा, मध्यम मार्ग और आत्मनिरीक्षण को जीवन का केंद्र बनाया। बोधगया का महाबोधि मंदिर इस ऐतिहासिक क्षण का स्थायी प्रतीक है। माना जाता है कि इसका मूल निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। वर्तमान संरचना ईंटों से निर्मित है और यह भारत के सबसे प्राचीन ईंट निर्मित मंदिरों में गिनी जाती है। मंदिर की ऊंचाई और सममित संरचना सरल होते हुए भी गहरी गंभीरता का अनुभव कराती है। इसके भीतर स्थापित बुद्ध की प्रतिमा एक ही पत्थर से तराशी गई है, जो ध्यान की अवस्था में मौन शांति का भाव उत्पन्न करती है। बोधि वृक्ष इस स्थल की आत्मा है। आज जो वृक्ष यहाँ खड़ा है, उसे मूल वृक्ष का वंशज माना जाता है और इसका इतिहास विश्व में सबसे लंबे समय तक दर्ज वृक्षीय वंशों में शामिल है। इसी वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले जाई गई थी, जो आज भी जीवित है। यह तथ्य इस स्थान की निरंतरता और स्मृति को और गहरा करता है। बोधगया केवल अतीत की कहानी नहीं है। आज भी विश्व भर से साधक यहाँ आते हैं, ध्यान करते हैं
और उसी मौन को अनुभव करने का प्रयास करते हैं जिसने सदियों पहले मानव इतिहास की दिशा बदल दी थी। यह स्थान यह याद दिलाता है कि सच्चा परिवर्तन बाहरी विजय से नहीं बल्कि भीतर की जागृति से जन्म लेता है। नंबर 10, राजगीर, राजाओं, युद्धों और तपस्या की प्राचीन राजधानी। बिहार की पहाड़ियों के बीच बसा राजगीर प्राचीन भारत की उन नगरियों में से है जहां राजनीति, युद्ध और अध्यात्म एक ही भूदृश्य में समाये हुए थे। यही मगध राज्य की पहली राजधानी थी, वह राज्य जिसने आगे चलकर मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों की नींव रखी। राजगीर का भौगोलिक चयन संयोग नहीं था। 5 पहाड़ियों से घिरा यह नगर प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत सुदृढ़ माना जाता था। नगर के चारों ओर फैली चक्रवाती पत्थर की दीवारें लगभग 40 किलोमीटर लंबी थीं और बिना किसी गाड़े के बड़े बड़े शिलाखंडों को जोड़कर बनाई गई थीं। यह तकनीक अपने समय से बहुत आगे की थी और आज भी इन दीवारों का एक बड़ा भाग विद्यमान है। राजगीर केवल सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि तीव्र मानवीय नाटकों का साक्षी भी रहा। यहीं मगध के राजा बिंबिसार को उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने कैद किया था। कहा जाता है कि बिंबिसार ने कारागार में रहते हुए भी बुद्ध के प्रति निष्ठा नहीं छोड़ी और अंततः उपवास से प्राण त्याग दिए। राजगीर का नाम केवल राजनीति से नहीं अध्यात्म से भी जुड़ा है। बुद्ध ने यहाँ अनेक वर्ष बिताए और उपदेश दिए। जैन परंपरा में भी यह नगर अत्यंत पवित्र माना जाता है। गर्म जल के कुंड जो आज भी सक्रिय हैं, प्राचीन काल से औषधीय और आध्यात्मिक महत्व रखते आए हैं। राजगीर का हर मार्ग किसी न किसी कथा से जुड़ा है। कभी राजाओं की महत्वाकांक्षा, कभी युद्ध की क्रूरता और कभी तपस्वियों का मौन। यह नगर आज भले ही शांत दिखाई दे, लेकिन इसकी धरती के नीचे दबी कहानियां आज भी यह याद दिलाती हैं कि भारत का इतिहास केवल विजयों का नहीं, आत्मसंघर्ष और आत्मबोध का भी इतिहास है। नंबर 11, रत्नागिरी, तांत्रिक बौद्ध धर्म का भूला हुआ केंद्र। ओडिशा की पहाड़ियों में स्थित रत्नागिरी प्राचीन भारत के उन स्थलों में से है जहां बौद्ध धर्म ने अपने सबसे रहस्यमय और गूढ़ रूप को अपनाया। 5वीं शताब्दी के आसपास गुप्त काल में विकसित हुआ यह स्थान धीरे धीरे तांत्रिक बौद्ध परंपरा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। दूर दराज से आए भिक्षु और विद्वान यहाँ साधना, अध्ययन और गुप्त अनुष्ठानों में लीन रहते थे। रत्नागिरी का नाम ही इस बात का संकेत देता है कि इसे ज्ञान और साधना का अमूल्य रत्न माना जाता था। यहाँ का मुख्य मठ एक विशाल चौकोर प्रांगण के चारों ओर बना है, जिसके स्तंभों और दीवारों पर बारीक नक्काशी आज भी दिखाई देती है। पत्थरों पर उकेरी गई बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां साधारण ध्यान मुद्रा से अलग, अधिक जटिल और प्रतीकात्मक हैं। विशेष रूप से अवलोकितेश्वर और तारा की प्रतिमाएं यह दर्शाती हैं कि यहाँ करुणा और शक्ति की अवधारणाएं एक साथ विकसित हो रही थीं। 17 मीटर ऊंची स्तूप जिसमें पवित्र अवशेष रखे गए थे, पूरे परिसर का आध्यात्मिक केंद्र थी। रत्नागिरी की खास बात यह है कि यहाँ बौद्ध धर्म का वह चरण दिखाई देता है जब मंत्र, प्रतीक और ध्यान की गूढ़ विधियां प्रमुख हो चुकी थीं। यही कारण है कि इसकी मूर्तिकला सामान्य बौद्ध स्थलों से भिन्न प्रतीत होती है। 11वीं शताब्दी के बाद भारत में बौद्ध धर्म के पतन और राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह स्थान धीरे धीरे वीरान हो गया। सदियों तक यह पहाड़ियों और जंगलों में दबा रहा, मानो जानबूझकर भुला दिया गया हो। 20वीं शताब्दी में हुई खुदाइयों ने रत्नागिरी को फिर से प्रकाश में लाया, लेकिन आज भी इसका वातावरण एक गहरे मौन से भरा रहता है। यह स्थल यह संकेत देता है कि भारत का आध्यात्मिक इतिहास केवल खुले मंदिरों में नहीं, बल्कि ऐसे गुप्त केंद्रों में भी लिखा गया है जहां ज्ञान को शब्दों से अधिक अनुभूति के रूप में जिया गया। नंबर 12, नागार्जुन कोंडा, जल में डूबी बौद्ध सभ्यता का मौन इतिहास। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित नागार्जुन कोंडा प्राचीन भारत की उस बौद्ध सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है जो समय, राजनीति और जल के नीचे दब गई।
इसका नाम महान दार्शनिक आचार्य नागार्जुन से जुड़ा है, जिन्होंने दूसरी तीसरी शताब्दी में मध्यम मार्ग के दर्शन को व्यवस्थित रूप दिया। कभी यह क्षेत्र बौद्ध शिक्षा, विहारों और स्तूपों से भरा हुआ एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र था, जहां दूर दूर से भिक्षु अध्ययन और साधना के लिए आते थे। नागार्जुन कोंडा की खुदाइयों में दर्जनों स्तूप, मठ, सभागृह और आवासीय संरचनाएं मिली हैं, जो यह दर्शाती हैं कि यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित नगर था। यहां मिली शिलालेखों और मूर्तियों से पता चलता है कि इस क्षेत्र को शाही संरक्षण प्राप्त था और बौद्ध धर्म यहां सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा था। पत्थरों पर उकेरे गए बुद्ध के जीवन प्रसंग और दानदाताओं के नाम उस समय की राजनीतिक और धार्मिक संरचना को स्पष्ट करते हैं। 20वीं शताब्दी में जब नागार्जुन सागर बांध के निर्माण की योजना बनी, तो इस पूरे क्षेत्र पर जलमग्न होने का खतरा मंडराने लगा। भारत सरकार ने एक असाधारण निर्णय लेते हुए कई महत्वपूर्ण संरचनाओं और मूर्तियों को स्थानांतरित कर पास की एक द्वीपाकार भूमि पर सुरक्षित किया। यदि यह प्रयास न किया गया होता तो यह पूरी सभ्यता इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट जाती। इसके बावजूद माना जाता है कि आज भी नागार्जुन कोंडा का एक बड़ा हिस्सा झील के नीचे दबा हुआ है, जिसे कभी पूरी तरह खोजा नहीं जा सका। नागार्जुन कोंडा आज हमें यह एहसास कराता है कि सभ्यताओं का अंत केवल आक्रमणों से नहीं होता। कभी कभी विकास की कीमत भी इतिहास को चुकानी पड़ती है। जल के नीचे सोई यह नगरी आज भी मौन में अपने अस्तित्व की कहानी कहती है। आज के वीडियो में इतना ही। भारत की ये खोई हुई सभ्यताएं और स्मारक हमें यह याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि वर्तमान को समझने की कुंजी है। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी हो तो अगली रहस्यमय यात्रा में फिर मिलेंगे।